इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज डे 2 का क्लास ही मान लेते हैं। डे 1 में हाउस 1 का लेट आउट किए थे। जिन लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, डे 2 का थोड़ा दिखा दे नोट का। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस तुम लोग को किए थे। अब बोल रहे जो घर में तुम खुद रहते, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, जो घर में तुम खुद रहते हो, तुम्हारा घर है, तुम खुद रहते हो, तो इनकम क्या होगा? एनुअल वैल्यू नील। एनुअल वैल्यू नील, यहां से लेस इंटरेस्ट और लोन माइनस होगा। इंटरेस्ट और लोन माइनस होगा, बट इंटरेस्ट और लोन का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। कितना अमाउंट माइनस होगा? इफ लोन इज टेकन आफ्टर 2099 का बाद लोन लिया एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years, देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल इंटरेस्ट इज 2 lakhs। जो घर में तुम खुद रहते हो उसका, if loan taken before 1499 or taken for repairs or construction is completed after 5 years, तो मैक्सिमम लिमिट विल बी 30,000। जो घर में तुम खुद रहते हो उसका तो इनकम कुछ है नहीं। एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव इनकम होगा। इसके बाद बोला सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, जो घर में तुम खुद बिजनेस करते, इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज होगा। हाउस प्रॉपर्टी में इसका कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्रॉस कर दिए। रिमेन वैकेंट, पूरा खाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है जो तुम आप 2 घर अपने लिए रख सकते, 2 से ज्यादा घर होगा वो माना जाएगा। थर्ड वन जो है वो डीम टू बी लेट आउट और वैल्यूएशन विल बी सेम एज लेट आउट हाउस। RER विल बी GAB और रिमेनिंग स्टेप सेम। लेट आउट हाउस, फर्स्ट हाउस जो नोट दिए थे सेम जैसा। अब बोलना बाकी है पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, इसका नोट देने बाकी है, इसका नोट आज देते हैं। तुम लोग का कॉपी जहां पे जगह छोड़ के रखे थे वहां पे चल जाओ। पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। पार्टली मतलब 2 वे में करते हैं उसको। एक घर है, देख लो पहले, एक ही घर है, 4 रूम है। एक घर में हम सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रहते हैं और 3 लेट आउट है। इसको क्या बोलेंगे? 1/4 सेल्फ ऑक्युपाइड और 3/4 लेट आउट है ना। इसको बोलते हैं पार्ट पोर्शन। पार्ट पोर्शन, पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट पोर्शन लेट आउट। क्या बोले समझ में? या एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लैट है, एक फ्लैट में हम रहते हैं, बाकी लेट आउट करते हैं, तो पार्ट पोर्शन बोलेंगे। और एक है एक ही घर है, उसमें 4 मंथ्स लेट आउट और 8 मंथ्स, 1 साल का सेल्फ ऑक्युपाइड। इसको क्या बोलेंगे? पार्ट पीरियड। क्या बोलेंगे? पार्ट पीरियड। पार्ट पीरियड लेट आउट और पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड है कि नहीं? बोलो, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें 1/4 सेल्फ ऑक्युपाइड और 3/4 लेट आउट। इसमें क्या हो, 1 साल में 4 मंथ्स लेट आउट एंड 8 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड, एक ही साल का। क्या बोले समझ में आया? इसको बोले पार्ट पीरियड और इसको बोले पार्ट पोर्शन। दोनों को इसी में कवर हो रहा है, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में। हम फर्स्ट पोर्शन कर रहे हैं। लिखो पार्ट पोर्शन लेट आउट एंड पार्ट पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड।
self occupied, part portion let out and part portion self occupied, part portion let out and part portion self occupied. 1/4 3/4 हो सकता है, 3/4 1/4 हो सकता है, हाफ हाफ हो सकता है, वॉट एवर मे बी एनी कॉम्बिनेशन. लिखो, अंडर दिस सिचुएशन each portion is treated as separate, independent unit. Each portion is treated as separate, independent unit. मतलब each portion is treated as separate, independent, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा वैल्यूएशन होगा. मतलब क्या है, एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन. लेट आउट जैसा वैल्यूएशन होगा. स्टेप 1 आरिया, स्टेप 2 वैल्यू, स्टेप 2 एनुअल रेंट, स्टेप 3 वैल्यू, जैसे करते हैं. बट याद रखना है कि पूरा बिल्डिंग का म्यूनिसिपल वैल्यू मानो 1 लाख, तो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का कितना होगा 25,000, और लेट आउट का पोर्शन म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा 75,000. समझे क्या बोले, 1/4 ना. से फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड का 25,000 होगा, लेट आउट का 70, ये देखना लेना है. सिमिलरली फेयर एंड भी 3/4 लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू 3/4 लेंगे, फेयर एंड भी 3/4 लेंगे, सब कुछ 3/4 लेके करेंगे. हम यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर दिस सिचुएशन each portion is treated as separate, independent unit and treated as such. treated as such का मतलब क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड जो है वैल्यूएशन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जैसा ही होगा, और लेट आउट जो है वैल्यूएशन लेट आउट हाउस जैसा ही होगा. ट्रीटेड एज सच का मतलब ये है. प्रॉब्लम है तो लिखा देते हैं, दैट इज valuation of self occupied portion will be same as self occupied house and valuation of let out portion will be same as let out house. वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा होगा, और लेट आउट पोर्शन लेट आउट जैसा होगा. कोई अलग कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ याद रखना है कितना पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है, कितना पोर्शन लेट आउट है, दिमाग में लगाना है बस. ये पार्ट क्या बोले, पार्ट पोर्शन. आप बोलेंगे पार्ट पीरियड. लिखो, पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट पीरियड इज लेट आउट. पार्ट पीरियड is self occupied and part period is let out. Part period is self occupied, part period is let out. Part period is self occupied and part period is let out. देखो, अंडर दिस सिचुएशन
entire house will be treated as let out house. Under this situation, entire house will be treated as let out house, and valuation will be same as let out house. Let out house valuation will be same as let out house. सोचो 364 डेज तुम थे, 1 day लेट आउट किया, 364 सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 day is let out. Entire house will be treated as let out house, and valuation will be same as let out house. लिखो म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट. म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट and standard rent are to be considered for whole year. म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट आर टू बी कंसिडर्ड फॉर होल ईयर. एक दिन का नहीं करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरा साल का ही लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट पूरा साल का लेंगे, फेयर रेंट पूरा साल का ही लेंगे. एंड actual rent received is to be considered. एनुअल रेंट नहीं, क्या बोले, एक्चुअल रेंट. यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसिडर्ड, नॉट एनुअल रेंट. स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, एनुअल रेंट. यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव. एक दिन का मिला तो एक दिन का ही लिखेंगे, 4 महीने का मिला तो 4 महीने का ही लिखेंगे. नीचे लिखो अदर स्टेप्स will be same as let out house. रिमेनिंग जो भी स्टेप है, RER, GAB स्टेप, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनुअल रेंट, एनुअल वैल्यू, स्टेप 1 24 1A, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट लोन, अदर सारा चीज से. तो हम लोग का अभी कितना घर हुआ, फर्स्ट हाउस लेट आउट बोले थे, लेट आउट फॉर बिजनेस, लेट आउट फॉर रेसिडेंस. नेक्स्ट क्या बोले थे, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस. नेक्स्ट क्या बोले थे, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस. नेक्स्ट क्या बोले थे, डीम्ड टू बी लेट आउट. उसके बाद क्या बोले, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. थर्ड कॉलम में एक एक करके इनकम बढ़ता गया. अब थर्ड कॉलम जोड़ेंगे, थर्ड कॉलम अब जोड़ो, थर्ड कॉलम जोड़ दो. थर्ड कॉलम जोड़ लिए, यही इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लिख देते, इसको इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल बोलते हैं. पर बाद में भी कोई भी कभी क्या होता है ना, और कुछ इनकम आ जाता है, उसको भी जोड़ेंगे. ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस 1, इनकम फ्रॉम हाउस 2, इनकम फ्रॉम हाउस 3, इनकम फ्रॉम हाउस 4, इनकम फ्रॉम हाउस 5, जोड़ के क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. समझे. बट कोई कोई केस में और भी कुछ ऐड करते हैं, वो चीज हम बोल रहे हैं. ऐड रिकवरी ऑफ unrealized rent which was earlier allowed
as deduction subject to which was allowed as deduction, which was earlier allowed as deduction subject to 70%, subject to 70% under section 25 कैपिटल ए। ये क्या है हम समझा देते हैं। सोचो अनरियलाइज में तो रेंट नहीं मिला, जैसे बैड डे रिकवरी जैसा हम किसी ईयर में स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस कर लेते। सोचो 2015 में हम पैसा नहीं दिया था, वो आदमी अच्छा था, अभी पैसा आके पैसा दिया, तब तो हम डिडक्शन ले लिए थे। अभी जो रिकवर हुआ है उसको क्या बोले, बैड डे रिकवरी जैसा, उसको नाम चेंज करके क्या बोले, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट सब्जेक्ट टू 70% मीन्स 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता तो 70% तक जोड़ेंगे। क्या बोले समझ में आया? उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, इसका साथ जोड़ेंगे। सामने रहेगा तो ये करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सब्जेक्ट टू 70% बोले ना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लास का नोट पे देखो, लेट आउट हाउस का 24A कितना लिखे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 70% जोड़ेंगे, 30% छोड़ दिया। और एक ऐड है, लिखो एरिया रेंट रिसीव्ड, एरिया रेंट रिसीव्ड सब्जेक्ट टू 70% अंडर सेक्शन 25 कैपिटल बी। एरिया रेंट रिसीव सब्जेक्ट टू 70% अंडर सेक्शन 25 बी, ये भी प्लस होगा। क्वेश्चन है एरिया रेंट किसको बोलते हैं? एरिया रेंट का मतलब तुम रहते हो, तुमको क्या बोला जाएगा, टेनेंट, और मालिक को क्या बोला जाएगा, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का साथ टेनेंट का डिस्प्यूट लग गया, लैंडलॉर्ड बोल रहे भाड़ा बढ़ाओ, टेनेंट बोल रहे नहीं बढ़ाएंगे, तो लैंडलॉर्ड क्या क्या कोर्ट में चल गए, अपील हुआ, 3 साल हियरिंग हुआ, हियरिंग का बाद कोर्ट डिसीजन दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 2019 1000 रुपया पर मंथ रेंट बढ़ा दो। तो अब तो कोर्ट बोल दिया, वो तो देना ही पड़ेगा टेनेंट को पर मंथ 1000 रुपया, मतलब साल में 12,000, 5 साल में मतलब मानो 60,000 रुपया तुमको ये मिला एरिया रेंट, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन है, इसको लैंडलॉर्ड को तो एक साथ मिलेगा पैसा, उसको क्या बोलेंगे, एरियर रेंट। पहले तो उसका टैक्स नहीं हुआ था, तो अभी इसका भी 70% हम लोग जोड़ेंगे, मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो होगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सोचो सामने और भी कुछ दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के जो इसका घर है, सोचो उसका सैलरी इनकम भी हो सकता है, उसका बिजनेस इनकम भी हो सकता है, उसका बैंक में पैसा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है। ऐसे कुछ सिचुएशन रहेगा सामने अटैचमेंट, तो हम लोग यहाँ इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, शॉर्ट कर देते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये जोड़ देंगे। अब 5 हेड्स जोड़ के क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इसको बोले ग्रॉस टोटल इनकम। यहां से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसको बोलते हैं चैप्टर 6A,
चैप्टर 6 से बोलते हैं माइनस करने के बाद जो होगा वो होगा टोटल टैक्सेबल इनकम। इसका ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेशन जो सीखे थे इसका ऊपर होगा। तो हम लोग क्या बोले 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद होगा ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से डिडक्शन अनसेशन 80 माइनस करेंगे, टोटल इनकम होगा। लिखो इफ द प्रॉपर्टी situated in metro city कारो कम लगे। इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी मतलब जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलता वो बात नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया में 4 ठो ही है, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और मैड्रास में चेन्नई। तो ये 4 सिटी में प्रॉपर्टी सिचुएट करने से म्यूनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होता है। लिखो हेडिंग हुआ, इसमें लिखो इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी and net municipal value and net municipal value or lettable value is given. Net municipal value, lettable value is given. Add A double D, add 1/9 with net municipal value, add 1/9 with net municipal value to receive gross municipal वैल्यू, टू रिसीव ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। कंपेयर होगा ग्रॉस में ना, पहले स्टेप में क्या बोले थे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 19 जोड़ नेट दिया रहेगा तो 19 जोड़ लेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो म्यूनिसिपल टैक्सेस इज कैलकुलेटेड ऑन नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स नेट का ऊपर ही कैलकुलेट होगा। स्टेप 1 में कंपेयर होगा ग्रॉस में और म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होगा नेट में। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, एक इक्वेशन जैसे लिख देते हैं, ग्रॉस लिखो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू प्लस 1/9 इंटू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। हम एग्जाम्पल दे देंगे अभी। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू प्लस 1/9 इंटू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10। ये कैसे आ रहा हम दिखाएंगे अभी। एग्जाम्पल देते हैं, कैलकुलेट म्यूनिसिपल टैक्सेस from the following information. Calculate municipal taxes from the following information. Net municipal value of Kolkata house 90,000. Fair rent
85,000, स्टैंडर्ड रेंट 91,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे होगा बाद में बताएंगे। म्यूनिसिपल टैक्स कैसे जल्दी करेंगे, पहले डिटेल सिखा दे, टैक्स कहाँ पे माइनस होगा वो भी बोल दे। तब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में क्या करते हैं, RER करते हैं। लिखो यहाँ पे क्या दिया, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, कोलकाता हाउस है मेट्रो सिटी में, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया बोलो, 90,000। हम लोग क्या बोले थे, उसका साथ 19 जोड़ेंगे नेट रहने से, 1/9 इंटू 90,000 कितना हो रहा है, 10,000। तो 1 लाख क्या हो रहा है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट कितना दिया, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 91,000। तो GAV क्या होगा बोलो, मान RER इक्वल टू GAV हो जाएगा। यहाँ पे RER बोलो, RER बोलो, छोड़ो RER, RER कितना होगा 91,000, क्योंकि ये दोनों में जो ज्यादा है उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे जो लोअर है। तो RER क्या होगा 91,000, एनुअल रेंट नहीं दिया है, तो ये RER इक्वल टू क्या बोलेंगे, GAV। GAV के बाद नोट में हम क्या दिए थे, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। देखो तुम लोग का क्लास का कॉपी में म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस किसका ऊपर कैलकुलेट होगा, अभी नोट में दिए, नेट का ऊपर। नेट मीन्स 90,000 इंटू 10%, कितना होगा 9,000। नेट का ऊपर होगा, बोले तो म्यूनिसिपल टैक्स किसका ऊपर कैलकुलेट होगा, नेट का ऊपर। सोचो ऊपर वाला नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तुमको दिया ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। तब म्यूनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या बोले, नेट का ऊपर होगा, बट नेट नहीं दिया है, तब ग्रॉस का ऊपर करेंगे। ग्रॉस कितना है हम लोग का 1 लाख। ग्रॉस को नेट करने में क्या करेंगे बोले, नोट में 9/10 इंटू 10% कितना आ रहा है, तब क्या वही 9,000 ही हो रहा है। तो कोई सिचुएशन में ग्रॉस दिया रहेगा तो नेट करना होगा, तो हम लोग का क्या जरूरत है, कंपेयर पर्पस में कंपेयर करना है। तो हमको क्या चाहिए, ये जो कंपेयर करेंगे क्या चाहिए हमको, ग्रॉस। कंपेयर जब करेंगे हमको क्या चाहिए, ग्रॉस। और टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे क्या चाहिए, नेट। ये दो जगह इफेक्ट होता है, इसलिए ग्रॉस दिया रहेगा तो नेट में कैलकुलेट करेंगे, नेट दिया रहेगा तो ग्रॉस का जरूरत होगा। ठीक है, कोई क्वेरी है तो बोलो, हम अभी बोल दे रहे हैं। 17 नंबर से हम करते हैं। एक इसका सुनील धर ओनर है प्रॉपर्टी का, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. Sunil Dhar, a resident individual for the assessment year 2022-23 relating to previous year 2021-22। तुम लोग का प्रीवियस ईयर 21-22 है,
ये ईच एंड एवरी सामने लिखना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउसवाइफ ऑफ मिस्टर सुनील धर और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021-22। तीनों रुपीस कलम है। इसका क्या, हाउस वन टेनेंट्स बिजनेस, लेट आउट फॉर बिजनेस। टेनेंट मीन्स क्या, लेट आउट। टेनेंट मतलब भाड़ाटे, जो भाड़ा रहता। टेनेंट्स बिजनेस मतलब लेट आउट हुआ। हाउस टू क्या है, ओन रेसिडेंस। तो हम जो इतना नोट दिए, दो हाउस का बारे में यहाँ पे पूछा, एक लेट आउट, एक सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। तो हम लेट आउट हाउस का पहले करें। हाउस वन लिखो, हाउस वन लेट आउट फॉर रेसिडेंस। लेट आउट फॉर रेसिडेंस। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, आरियर। स्टेप वन में क्या करते हैं, आरियर। यहाँ पे आरियर करना है तो क्या क्या दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया 1,20,000, फेयर रेंट दिया 1,44,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया 1,41,600। तीनों लिख लो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया, 1,20,000। फेयर रेंट दिया 1,44,000। स्टैंडर्ड रेंट 1,41,600। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो फर्स्ट कॉलम में, तीनों फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और लाइन ड्रॉ करो। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, पहले ये दोनों में कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा, हायर मतलब 1,44,000, उसका था स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे जो लोअर होगा, तो 1,41,600। नोट देखते देखते करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट तो दिया हुआ है। इसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये है स्टेप वन। स्टेप टू में नोट पे क्या दिए थे, स्टेप टू एनुअल रेंट, एनुअल रेंट। स्टेप टू एनुअल रेंट माइनस की बोले अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, 2021-22 का होना चाहिए, अदरवाइज माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिया देख लेते हैं। एनुअल रेंट कितना दिया, एनुअल में तो रेंट रिसीव दिया 1,32,000 और अनरियलाइज रेंट दिया है 12,000। कौन से ईयर का, 2021 का दिया। हम लोग का अनरियल कौन से ईयर का माइनस होगा, तो माइनस नहीं होगा, सिर्फ एनुअल रेंट लिखेंगे। मतलब एनुअल रेंट कितना, 1,32,000 माइनस 0 कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में 1,32,000, फर्स्ट कॉलम में 1,32,000। स्टेप थ्री वैल्यू will be higher of step 1 and step 2, that is 141,600. Step 4 less rent of vacancy period, ये सब में नहीं है, मिडिल कॉलम जाएगा 141,600। इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और GAV। नोट देख देख के करो। GAV के बाद क्या नोट में है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, पेड बाय ओनर। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस होगा। ये सब में म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्या बोला देख लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, बोला ना। बट यहाँ पे बोला ड्यूरिंग द ईयर ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस
अब हाउस वन फॉर द करेंट ईयर एज वेल एज और किसी ईयर का भी दे दिया। हम लोग नोट में क्या बोले थे, मे बी मोर देन 1 ईयर बोले थे ना, 2 साल 3 साल का देगा तो माइनस हो जाएगा। पेमेंट बेसिस, कैश बेसिस, जितना पे करोगे उतना माइनस होगा, नहीं किया तो माइनस होगा ही नहीं। हम नोट में ये भी बोल दिए थे, आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट इज नॉट डिडक्टेबल। बट यहाँ पे पे किया, करेंट ईयर का तो दिया है और पहले ईयर का उसका भी टैक्स दे दिया यहाँ पे। तो अब पहले म्यूनिसिपल टैक्स कितना करेंट ईयर का देखते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स क्या बोला, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू तुम्हारा कितना है, 1,20,000। तो करेंट ईयर का टैक्स कितना होगा, 10% मतलब 1,20,000 का 10%, ये करेंट ईयर का है तो कितना 12,000, 12,000। तो और दूसरा ईयर का पूरा दिया ना, कुछ पोर्शन दिया, पूरा दे दिया। और 2020-21 का कितना दिया, 2020-21 का भी तो टैक्स दे दिया। कितना दिया, 12,000 ही होगा। टोटल टैक्स कितना दिया, 24,000। कुछ नहीं दिया तो सेम ही मानेंगे, टैक्स माइनस कर दो। म्यूनिसिपल टैक्सेस, यहाँ पे लैंग्वेज देखोगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया ना, यहाँ पे क्या बोला, 2 नंबर पॉइंट पढ़ो। म्यूनिसिपल टैक्स ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट हाउस वन फॉर द करेंट ईयर एज वेल एज और किसी ईयर का, मतलब 2 साल का दिया। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 2 ईयर्स करने से भी हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। क्या बोले समझ में, सेम हाँ माना जाएगा। इस माइनस म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद क्या निकालता है बोलो, नेट एनुअल वैल्यू और नैब कितना, 24,000 माइनस करने से 1,17,600, ये नेट एनुअल वैल्यू हो गया। उसके बाद नोट देखो, 2 डिडक्शन है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नैब बोलते हैं, 30% ऑफ नैब, ट्रांजेक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नैब, मतलब 1,17,600 का 30% निकालो इंटू 30%, कितना हो रहा है, 35,280 और 24B अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नोट में ही 2 डिडक्शन दिए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन